ये 3 डायनेस्टी की नालंदा देख रहे हैं आप, गुप्ता, हर्षा एंड पाला। 5th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी एंड 9th सेंचुरी एडी। जौनी मेरा नाम जी, वो फिल्म की गाना का शूट इसी जगह का है। दरवाजे में जो आग लगी है ये जलने की पुरानी पहचान है कि यूनिवर्सिटी को जलाई गई थी। जैसे आप गेट से अंदर आइएगा, सामने श्री श्री हेनसांग महाराज आपको मिल जाएंगे। आज हम नालंदा में हैं। जो कैंपस देख रहे हैं वो नालंदा खंडहर है। एक ज़माने में बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज इसको नालंदा खंडहर बोलते हैं। यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए देश विदेश से लोग आया करता थे। तो आज इसी के इतिहास के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पीके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नालंदा खंडहर जाने के लिए आज हमने बिहार से वाला रूट नहीं लिया है। मेरे घर से इस रूट से नालंदा खंडहर की दूरी करीब 5-6 किलोमीटर ही पड़ेगी, तो हमने यही रूट लिया और इन छोटे छोटे खूबसूरत गांव से होते हुए निकलेंगे, नालंदा खंडहर पहुंचेंगे। मैं तो इन खूबसूरत टेढ़े मेढ़े रास्तों से आपको ले चलूँगा। मेरे घर से नालंदा खंडहर तक जाने में रास्ते में करीब 6-7 ऐसे छोटे छोटे गांव मिलते हैं और बिहार में तो इन गाँवों की ही खूबसूरती है। ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, इन गलियों से होकर जाने में अपना ही मज़ा है। अब हम लोग बड़गांव पहुंचने वाले हैं। इस रास्ता एक कुंडलपुर चला जाता है और वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है बुद्ध भगवान का, तो वो महावीर का सॉरी, यही वो घाट है जहां पे छठ में अर्घ पड़ता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ये अब हम लोग नालंदा खंडहर के पास पहुँच गए हैं। ये दुकानें यहाँ पर से सजी हुई मिल रही है। आगे ही मेन गेट है अंदर जाने के लिए और यहीं पे पार्किंग भी है। तो पहले गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो अभी हम नालंदा खंडहर के मेन गेट पे हैं और इस तरफ से हम लोग आए हैं। ये बड़गांव रोड चली जाती है और अगर वही आप इस तरफ जाइएगा, ये वाली रोड, तो ये राजगीर चली जाती है और उसके बाद में फिर यही बिहार शरीफ पे चली जाती है। तो अगर आप बिहार शरीफ और राजगीर से आ रहे हैं तो इसी रूट से आइएगा और बाकी यहाँ पर मेन गेट पर आके और उसके बाद में फिर काउंटर, अंदर टिकट का काउंटर जो है वो अंदर है। तो चलिए अंदर चलते हैं। वो यहाँ पे टिकट काउंटर है और प्रति व्यक्ति 40 रुपया टिकट प्राइस है यहाँ पे। और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको करीब 600 रुपये देने पड़ेंगे। वहाँ पर से वो टिकट लेने के बाद फिर आप इस तरह से अंदर आइएगा तो आपको वहाँ पे टिकट चेक होगा। और अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, कैमरा वगैरह है आपके पास, तो उसके लिए अलग से 25 रुपये आपको देने होंगे और उसके बाद आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अंदर चलेंगे अब और यहाँ पर पहले एक गाइड को देखते हैं, खोजते हैं, उनके साथ फिर अंदर चलते हैं। आप अगर कोई मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं या कोई पुराना स्थल देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप गाइड के साथ ही घूमिए, क्योंकि वो अगर आपको बताएंगे तो आप उस जगह से कनेक्ट कर पाइएगा और इससे आपको घूमने में भी अच्छा लगेगा और इसके इतिहास के बारे में भी आप अच्छे से जानिएगा। तो हमने भी एक गाइड को हायर किया है, तो चलिए गाइड के साथ ही घूमेंगे। ये हम लोग जो प्लेस देखने आए, ये प्लेस का नाम है नालंदा। यह नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा के भग्नावशेष आप देखने आए हैं। मैं आपका गाइड हूँ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार। ये हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाई थी। कुमार गुप्त टाइम की है। गुप्ता पीरियड, जिस समय इंडिया को गोल्डन पीरियड कहा गया, स्वर्ण युग काल था, उस समय यह नालंदा बनी थी। कुमार गुप्त राजा जिस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ, जो पटना के नाम से जानती, वो राजा ने सोचा यूनिवर्सिटी बनाए तो कहाँ बनाएंगे। बुद्ध के चले जाने के बाद भी 500 बौद्ध भिक्षुक लोग यहाँ ठहर गए थे। उसी बिहार को बड़ा बिहार रूप दिया। इसका नामकरण हुआ नालंदा। न अलम दा। न मीन्स होता है नहीं, अलम मीन्स होता है बेकार, दा मीन्स होता है देना, यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं दे, साकार दे। जब यह नालंदा विश्वविद्यालय बने उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे। फाहियान 5वीं शताब्दी में आए, यहाँ के स्टूडेंट रहे, टीचर रहे। फाहियान ने इसके बारे में कोई डायरी को नहीं लिखा। 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे, उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है।
मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग की डायरी है। उनकी डायरी का नाम है शिवकी। शिवकी का हिंदी होता है भारत भ्रमण। वो पूरे भारत का यात्रा ह्वेनसांग किए, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किए हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। उस समय माइल चलते, अभी उसको किलोमीटर में किया जाए तो 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेटकीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। अब आप स्वयं सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। यहाँ का बोलबाल भाषा जो चलती थी वो पाली भाषा था। लिपि जो लिखे जाते थे संख लिपि और ब्राह्मणी लिपि में। उस समय यहाँ के वाइस चांसलर थे पंडित शीलभद्र, का नाम पढ़े होंगे। अतिश दीपंकर श्री ज्ञान, नागा अर्जुना, गुरु पद्म संभवा, आर्जदेव, धर्म कीर्ति, चंद कीर्ति, शांति देवा, ये सब यहाँ के स्कॉलर थे, टीचर थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 3 बिग लाइब्रेरियाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदनी। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वह 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। अच्छा। यह विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किए, यहाँ के छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और यहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी। जिनके आग लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 महीने तक आग लगी रही। आपका क्वेश्चन होगा, कौन ऐसी बुक थी जो 6 महीने तक जलते रही? उस समय पेपर बुक नहीं होते थे, पेपर का आविष्कार नहीं था। शिलालेख थे, तामपत्र थे, भोजपत्र, तारपत्ते होते। आग जो लगी, तामपत्र की बुकों में आग लगा, जिसको जलने में 6 महीने टाइम लगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी ये समाप्त हो गए नालंदा। फिर भूकंप आई, वीराना अवस्था में बिल्डिंग थी, सारी ये टूट गई। धीरे धीरे मिट्टी कण आकर भी चिपक गई। तो ये देखने में एक मिट्टी की पहाड़ थी। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे। अच्छा। इसकी सर्वप्रथम खुदाई का काम 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने ह्वेनसांग की डायरी को पढ़े और वो डायरी के आधार से ये टीले खुदाई हुआ तो नालंदा यहाँ मिला। अभी नालंदा की खुदाई 1915 से 1937 तक हुआ है, 1 किलोमीटर। बाकी आगे गांव बस चुके हैं, इसलिए आगे खुदाई काम बंद है। अब आगे गांव वाले लोग मिट्टी खोदते हैं, पुराने स्टैचू, पुरानी मूर्तियां मिलते हैं जो अपोजिशन म्यूजियम में रखे हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में नालंदा 2 लाइन मिला है। एक लाइन में हॉस्टल लाइन मिले, एक लाइन में टेम्पल लाइन मिले। टेम्पल लाइन को पाली शब्दों में चैत्याज कहते हैं, चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। हॉस्टल लाइन को मोनास्ट्री कहते। ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थी। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए हुए, गिरुआ वस्त्र धारण की। यानी बौद्ध भिक्षुक के निवास स्थान को बौद्ध विहार बोला गया। विहार कहने से ही यह स्टेट का नाम अभी हुआ बिहार। बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुक लोग रहते, बिहार है घूमने का जगह। पाल राजाओं ने ये चैत्याज बनाई, टेम्पल बनाई थी। इसमें अष्टायन मुद्रा में एक बुद्ध की मूर्तियां थी, लेकिन 1200 ईस्वी में मूर्ति तोड़ दिए गई। जब धीरे धीरे खुदाई हुआ तो देखिए 1920 में ऐसी बिल्डिंग ये थी। जो आप मेन टेम्पल देख रहे हैं ना, जो सारिपुत्रा की स्तूपा है, टेम्पल नंबर 3, ये मेन है। जो एक्सकेवेटर 19 और 20 में ऐसा टीला था। हम या आप ऐसा देखेंगे तो नहीं मानेंगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन अंग्रेज तो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो आर्कियोलॉजी के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी टीले को देखकर माना कि शायद नालंदा यही होगी। और वो औजारों से खुदाई नहीं किए, वो बरस से साफ किए, जैसे दांतों की सफाई हम लोग करते हैं। बरस से साफ करने के बाद यहाँ की बौद्ध धर्म की जो बुद्धा की मूर्तियाँ मिली, मेटल स्टैचू, वो सब अवशेष लेकर चले गए, अवशेष छोड़ गए, जो आगे नालंदा को हम लोग पहचानेंगे।
चलो किनारे। देखिए 1920 में ऐसा खुदाई हुआ। देखिए ये सब छोटे छोटे स्तूप मिले हैं, ये मिट्टी से ढका हुआ है। ये सब बिल्डिंग हम लोग अंदर देखेंगे। देखिए कितनी सुंदर टेम्पल थी, जो ढका हुआ था, जब निकाले गए हैं तो ऐसा मिला, जो अभी भी आप ऐसा टेम्पल को देखेंगे। ये सारा इमेजेस जो हैं, जो एक सिद्ध में बताए गए हैं कि 1915-16 से जब स्टार्ट हुए थे खुदाई, तो उसके बाद में फिर देखिए 1933-34 से यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से फिर यहाँ 1936-37 में इस तरह से ऐसे खुदाई हुआ, इतना निकला, और इस तरह से पूरा बताया गया है। ये प्लास्टर का चिन्ह देखिए, प्लास्टर था बिल्डिंग। अच्छा, अब तो छूट गया है प्लास्टर सब। अभी ये जो भग्नावशेष आप देखने आई सर, ये अभी इसकी मेंटेनेंस ASI कर रहे हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन 15 जुलाई 2016 को ये साइट यूनेस्को ने मोहर लगा दिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हम लोग नालंदा आगे देखने चले हैं, जो ये बिहार स्टेट में 2 यूनेस्को साइट है, एक बोध गया टेम्पल, दूसरी है नालंदा का भग्नावशेष। ये हिस्ट्री है इसका, डिपार्टमेंट का लिखा हुआ। यह ईंटें को देखिए 1600 वर्ष पुराना है। अभी घर का ईंट हम 100 वर्ष नहीं रहता सर, लेकिन ये नेचुरल मिट्टी की पकी हुई ईंटें हैं, जो अभी हमारे मिट्टी में रासायनिक खाद दे देते हैं, इसलिए हमारी ईंटें खराब हो जाती हैं। ये नेचुरल मिट्टी और पकी हुई मिट्टी है। उस समय बिल्डिंग बनाने के लिए कोई यंत्र भी नहीं होते थे। यहाँ स्टूडेंट जो होते वो कला की पढ़ाई पढ़ते थे, उन लोग के हाथों में ही कला होती थी। इन दीवालों की कॉर्नर आज भी देखा जाए कितनी सुंदर कॉर्नर है, और इन एक ईंटे से दूसरे ईंटे की ज्वाइंट में सीमेंट नहीं थी, ब्रिक पाउडर जिसे सुरकी कहते हैं। ये सुरकी चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थी से ज्वाइंट है। अभी गुड़ उड़द की दाल खाने के लिए नहीं मिलती, ये गुड़ से लोग बिल्डिंग बनाते। तब ना कहा जाता मेरा देश भारत माने, जहां गुड़ से बिल्डिंग बनती। अभी नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला, 1 किलोमीटर के एरिया में ये दीवार मिली। ये दीवार काट कर ही ये नए दरवाजा बने हैं, जिसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का दीवार हम लोग देखेंगे। 3 फुट से 12 फुट तक दीवार की मोटाई यहाँ मिला। अभी हम लोग भूकंप से ऊपर हुए, इसलिए फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। जो 5वीं शताब्दी में ये कमरे होते, एक स्टूडेंट के लिए एक रूम है, उनके निकलने के लिए डोर है, इनके पास में कॉरिडोर है। दूसरे राजा 200 वर्षों में नष्ट हुआ, इसको मिट्टी से ढक दिए, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई। तीसरे राजा, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 डायनेस्टी की नालंदा देख रहे हैं आप, गुप्ता, हर्षा एंड पाला। 5th सेंचुरी AD, 7th सेंचुरी AD एंड 9th सेंचुरी AD। ऐसे रूम्स 11,500 कमरे थे। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं, जो आगे चल के देखेंगे। तो ये सब जो सारा जानकारी है, तो इसकी बुक से मिली है, जो हेनसांग के द्वारा लिखा गया है। उनकी डायरी के आधार से उन्होंने खुदाई जब किए, तो ये सब अवशेष प्राप्त हुआ, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हर जगह वो कार्बन डेटिंग कर सिद्ध किए कि ये लेयर किस डायनेस्टी का है, कब का है, कितना पुराना बिल्डिंग को देख रहे हैं। हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आपने हिंदी फीचर्स में देखे जौनी मेरा नाम जी, वो फिल्म की गाना का शूट इसी जगह का है, जिसके ऊपर पुलिस वो दौड़ रहे थे। नीचे देवानंद हेवाल ने अटैची चेंज किया और गाना गाई। गाने का बोल हुआ था, ओ मेरे राजा, ओ मेरी रानी। ये मिट्टी वाली दीवार पुरानी है, ये दीवार काट कर ये सीमेंट नए डाले। जो नई बिल्डिंग आज टूट रहे हैं, लेकिन पुरानी बिल्डिंग कुछ नहीं। आज भी उस जमाना का बिल्डिंग है, फिर भी आज भी देखिए मिट्टी का बिल्डिंग को छू कर देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए आपके हिस्ट्री के पन्नों में यही फोटो रहती। इस बिल्डिंग का नाम है सारिपुत्रा स्तूपा। जो सारिपुत्र थे, मैंने बोला भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे।
उनका स्तूपा का निर्माण 3 सेंचुरी बीसी में अशोक ने किया। ये बिल्डिंग जब ढक गया था तो ये देखने में ऐसा ये मिट्टी की पहाड़ थी, देखिए। अच्छा, वो जो पहाड़ था। हाँ, इतना मिट्टी को धीरे धीरे हटाए तो ये बिल्डिंग मिला। इन बिल्डिंग को देखिए, ये पुरानी दीवार है, ये नई है। वर्षा से गिर गई थी, जो रिपेयर कार्य किए गए। जो नई ईंटें ही पुराने लग रहे, पुरानी ईंटें नई ईंटें लग रहे। ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, योगा प्लेटफॉर्म है। बुद्धिज्म में बताया गया है बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है। बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। ये उस समय की दीवालों को देखिए, इन ईंटों की ज्वाइंट देखिए कितनी कम मसाला है, लग रहा है फेविक्विक से ज्वाइंट है। कितनी धूप वर्षा आज इस पर पड़ रहा है, लेकिन बिल्डिंग में आज कुछ नहीं है। ये पानी निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम है। ये सारे पत्थर पिलर थे, ऊपर छत थी। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं। हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर ये 2 ताख में बुद्ध की मूर्ति होती। ये महायान यूनिवर्सिटी थी। बुद्धिज्म में हीनयान है जिसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, महायान में मूर्ति पूजा होती थी। जो यहाँ स्टैचू बुद्ध की मूर्तियाँ थी वो सारी मूर्तियाँ नष्ट पाए गए। जो टूटा फूटा अवशेष मिले हैं वो म्यूजियम में रखे हैं। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं। दरवाजे को लगाने के लिए ये लकड़ी का खील सिस्टम होता है, लेकिन दरवाजे में जो आग लगी है ये जलने की पुरानी पहचान है कि यूनिवर्सिटी को जलाई गए थे। इतना सुंदर बिल्डिंग होने का कारण यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पुरानी है। इसमें सीमेंट का काम नहीं किए गए। आज भी जो बारिश होती इसी नाले से पानी बाहर तालाब में चली जाती। उस समय यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 तालाब थे और 53 कुएं थे। जो हर एक हॉस्टल में एक कुआं आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे। ये छात्रावास है जिसमें 30 से 34 कमरे हैं। एक स्टूडेंट के लिए एक कमरे हैं। 10 स्टूडेंट का रूम, एक टीचर का, 10 स्टूडेंट एक टीचर का रूम है। ये दरवाजा होते थे, देखिए ये दरवाजा लगाने की सिस्टम, उसकी ये गुप्त सामान रखने की जगह, लॉकर सिस्टम है। हाँ, उसी में मतलब धड़कन टाइप का कुछ लगाते होंगे, लकड़ी वगैरह। हाँ, लकड़ी। एक स्टूडेंट के लिए कमरा है। क्या छोटा कमरा है? इसके ऊपर छत होती थी। इसमें दीवालों में विंडो नहीं होती, छत में ही स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। लकड़ी ईंट की छत गांव में जैसे होते हैं और छत में ही खिड़कियां होती, जैसे एसी बस में देखते हैं स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। छत सारे ये टूट गए। उनकी ये बुक शेल्फ है। उस समय डिस्कस सिस्टम होते, इसलिए बुक कम ज्ञान ज्यादा। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा ज्ञान कम। दीवार का थिन्स 3 फुट से 12 फुट है। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं आते, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आते। रूम नेचुरल एसी का काम करते। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे थे। तो एक रूम में एक ही स्टूडेंट रहा? एक स्टूडेंट का रहने के लिए भिक्खू लोग रहते थे। कहीं उनका बेड नहीं होते थे, जमीन पर ही सोते थे। अच्छा, अरे जो ऊपर छत है, इतना ऊंचा पर ही छत था क्या है? आगे चलेंगे, अगले कमरे में सिद्ध होगी, यहाँ नहीं सिद्ध हो रहा। ये दीवार देखिए, ये देखिए बेस बना हुआ। ये लकड़ी से वहां था। अच्छा, ये दोनों जो बना। हाँ, और हमने बोला इसी के ऊपर रीबिल्ट किए जाते। देखिए पुरानी दीवार है ना, उसी के ऊपर नई दीवार वो ऊपर वाले खींच दिए और उसका वो डोर हो गया। यानी वो 9 AD का ब्रिक है, ये 7 AD का है। नीचे वाले 5 AD का ब्रिक आप देख रहे हैं। ये जो मिला है ओरिजिनल प्लास्टर है। अच्छा, और ये वाला ओरिजिनल? हाँ, यहाँ भी है। ये भी? हाँ। তো মা বলছিল যে ওরা হারিয়ে গেছে, ওদের খুঁজো না, ওইখানে বসে আছে, ওরাই सुर्की चूना मिट्टी का है। ওরাই খুঁজবে। उसको आप स्पर्श करते देखिए, लगता है अंदर से हवा दे रहा है। यहाँ प्लेन जगह धरी है ना। अच्छा, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ठंड है। आइए आंगन में। हर एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट रहते हैं उनका आंगन ये टीचिंग का कार्य होता, क्लासरूम थी। अच्छा। और क्लासरूम में ऊंची स्थान ये टीचर का स्थान है। ये सारे स्टोन पिलर थे, ऊपर छत थी। टीचर यहाँ खड़ी हो गए, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में डिस्कस करके क्लास करते। उस समय ये बिल्डिंग नहीं थी,
दूसरे राजा ने क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूपा का निर्माण किए। स्तूपा में समझते? हाँ हाँ समझते किसे हैं। कहते हैं? बौद्ध जो बुद्ध भगवान का कोई भी चीज लेकर और उसके ऊपर जो बनाया जाता है गोल सा गुम्बद टाइप का। बुद्ध भगवान का ही नहीं, बौद्ध भिक्षुओं का भी। अच्छा। यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग, जो साधु लोग मर जाते हैं, उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में जलाई जाती है। और जली हुई अस्थियां के ऊपर मेमोरियां बनाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में लोग परवाह करते हैं, और बौद्ध धर्म में स्मारक बनाते हैं। वह बिल्डिंग सॉलिड होता है, उसके अंदर जाने का कहीं से रास्ता नहीं होते। तो उस समय यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 तालाब थे, जो कहीं शौच क्रिया के लिए ओपन प्लेस पर लोग जाते थे, और 53 कुएं थे, जो हर एक हॉस्टल के आंगन में, वो देखिए कॉर्नर पर कुआं लगी हुई है। अच्छा हाँ, कुआं है वो। लेकिन वह कुएं की गहराई 50 फुट है। बारिश होते पानी जमते, अभी पानी उसमें नहीं है, लेयर सूख गया। वो सामने 2 कमरे देख रहे हैं, जो अन्न रखने का भंडारण है। वहां से जला हुआ चावल मिला है, वो म्यूजियम में रखे। कहीं बिल्डिंग की छत आपने नहीं देखा, उन बिल्डिंग का छत देखें, विदाउट पिलर्स वो छत है। इसको देखा जाए, यहाँ जो हॉस्टल में लोग रहते, वो यहाँ आकर प्रार्थना करते बुद्ध की। अच्छा। इस कमरों में एक बुद्ध की मूर्ति थी। प्रार्थना करने के बाद क्लास में जाती। जिस समय इन रूम में बुद्ध की मूर्ति थी, इसके ऊपर रूफ होने से रूम अंधेरा होता था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लाइट के लिए क्या किए, दरवाजे पर 2 स्टोन रखे हैं। ये स्टोन का नाम है माइका स्टोन। अच्छा। माइका में समझते सर? हाँ समझते हैं। अब्रक होता है, जो चमकीली पत्थर होते हैं। इस पर एक कॉपर का प्लेट होते, और सूरज की लाइट जब कॉपर पर आते तो ये लाइट कमरे को प्रकाशित करते थे। उस जमाने का ये माइका स्टोन आज भी देखिए, इस पर जब लाइट देंगे तो इस पत्थर में आज भी चमक होता है, देखिए। हाँ चमक है ना? ये माइका स्टोन है। यहाँ पे कुआं है, हर कैंपस में एक कुआं हुआ करता था। देखिए कितना सुंदर है। 1600 वर्ष पुरानी है। उसकी दरवाजे देखिए कितनी सुंदर है। अभी हम लोग दरवाजे में स्लेब डालते, उस समय 2-2 इंच ईंटें बढ़ाते गए, सपोर्ट हो गए। अंदर की छत आपने देखा जो आर्च सिस्टम की बनी है, गोल आकार। जी जी। एफसीआई गोदाम जो बनते वो गोल बनते। पटने में गोल घर है अनाज रखने का, ब्रिटिश शासन काल का। गांव में देखेंगे माँ बहनें लोग जो अनाज रखते हैं, वो पात्र भी बर्तन होता है मिट्टी वाले तो गोल होता है, या आयरन वाले वो गोल में ही अनाज रखते। कभी सोचे कि गोल वाले में ही अनाज लोग क्यों रखते? गोल में रखने से अनाज उनकी सुरक्षित होता है। अगर वो घर में चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे टीना उना में, तो आपका अनाज सड़ जाएगी। कारण है जून जुलाई की महीना में जो गर्म हवा चलता है, हवा का काम है घूमना। बर्तन आपका चौकोर रहेगा, हवा घूरेगी नहीं। कॉर्नर में हवा जब रुक जाएगी तो अनाज को नमी बन जाएगी, और जिस अनाज में नमी लगता उसमें कीड़ा लगता, वो अनाज खराब हो जाते। गोल बर्तन में इसीलिए रखते हैं कि गर्म हवा अंदर आने के बाद हवा घूर कर ठंडा हो, और नेचुरल हवा होने से अनाज मेरी सुरक्षित हो। यह जो नालंदा देख रहे हैं, यही नालंदा की मेन टेम्पल है। इसे सारिपुत्र स्तूप के नाम से जाने गए, जो 3 सेंचुरी बीसी में सम्राट राजा अशोक ने निर्माण की। उसके 800 वर्ष बाद गुप्त राजाओं ने यह हॉस्टल का आंगन बनाई, जिसकी ड्रेनेज सिस्टम देखिए कितनी सुंदर है। दूसरे राजा इसके ऊपर बनाए, जो कंक्रीट की बिल्डिंग को बनाई। फिर 3rd राजाओं ने इसके ऊपर सीढ़ियां बनाई। ये नालंदा पूरे 700 वर्षों तक चलता रहा। जब ये मिट्टी की पहाड़ थी, वैसे वो मिट्टी की पहाड़ के ऐसा ढीके थे। ये मिट्टी को हटाए गए तो इधर हॉस्टल लाइन मिले, इधर टेम्पल लाइन मिले। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर कैसे मानो कि ये बिल्डिंग कुमारगुप्त की है, हर्ष की है, पाल की है? पहले राजा लोग जो बिल्डिंग बनाते वो बिल्डिंग में नाम नहीं लिखते, चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर या अशोकन पिलर मिलता है, हम लोग समझ जाते अशोक काल की है। यहाँ खुदाई के क्रम में ये गुप्त काल के आंगन मिले, जिन आंगन में देखिए वो सीढ़ी के पास गोल आकार बना हुआ वो धनुष माफी सिंबल है। इसी से प्रमाणित होता है कि बिल्डिंग गुप्त काल की है, हर्ष की और पाल की। उन स्टैचू के पास में जो गोल गोल देख रहे हैं, वो सब छात्रों टीचरों की स्तूपा बनी हुई है। जो स्टूडेंट उस समय पढ़ने आते थे, किसी कारणवश से मर जाते, उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते, और उनकी अस्थि लाकर मंदिर के पास वाली जमीन को पवित्र मानते। वहीं उनकी ये गोल गोल स्तूपा बनी हुई है। ऊंचे पौधे तक खुदाई है, जो इस हॉस्टल के लोग इस टेम्पल में पूजा करते।
उस हॉस्टल के वो टेम्पल में पूजा करते, वहाँ जो मर जाते उनकी वहीं स्तूपा बनाई जाती थी। तो ये लाइन सभी टेम्पल लाइन आप घूर सकते, ये सभी हॉस्टल लाइन घूर सकते। ये 2 रास्ता है, ये टेम्पल के व हॉस्टल का। जी। ऐसे 10 किलोमीटर में थे। अभी ऊंची लास्ट पौधे जो दिखाई दे रहे हैं यहीं तक इसकी कंपास है। इस तरह से अभी हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का भग्नावशेष देखा, और जिस हिंसांग की बात हो रही है जो चीन से आए थे पढ़ने के लिए, उनके बुक से जो यहाँ की जानकारी मिली है, उनका संग्रहालय जो है वो बगल में ही है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास ही है। अगर आप यहाँ से चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा आपको मिल जाएगी वहाँ जाने के लिए। तो अगर आप यहाँ आए हैं तो वहाँ होके ही जाइए, वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और हिंसांग संग्रहालय चलते हैं। तो हम अब नालंदा खंडहर से निकल रहे हैं और हिंसांग संग्रहालय की तरफ चल रहे हैं। ये यहाँ से राइट तरफ रास्ता जो कटा है यही हिंसांग संग्रहालय जाती है। ये जो संग्रहालय जाने का रास्ता है बहुत ही सुंदर है। हिंसांग संग्रहालय के लिए यहीं पे बगल में ये टिकट काउंटर है और हमने टिकट ले लिया है। इसका प्राइस 30 रुपया पर पर्सन है और फॉरेनर हैं तो आपको 300 रुपये लगेगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये प्लेस थोड़ा सा शांत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, मतलब कि ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए नहीं आते हैं। बाकी बहुत अच्छा प्लेस है। ये रहा मेन गेट। जैसे आप गेट से अंदर आइएगा सामने श्री श्री हिंसांग महाराज आपको मिल जाएंगे और कुछ इस तरह से बनाया हुआ है पूरा। अभी कुछ डेवलपमेंट हो ही रहा है। और अगर आप राजगीर घूमना चाहते हैं या फिर इस तरफ इस प्लेस सारे जगह को नालंदा खंडहर वगैरह सबको घूमना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है कि आप नवंबर से लेकर फरवरी तक आइए। उस समय ठंडी होती है और उस समय इधर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो घूमने में आसानी होगी। अभी हम आज नवंबर में हैं, नवंबर का लास्ट नवंबर चल रहा है और उसके बाद में फिर यहाँ पर गर्मी बहुत है, पसीना आ जा रहा है। एक नॉर्मल सा टी शर्ट में है तो आप समझ सकते हैं कितना गर्मी करता होगा गर्मी के दिन में। हिंसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, यानी वो चीन से आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पर वो पढ़ने के लिए आए थे और 1 साल एज ए स्टूडेंट के रूप में वहाँ पढ़ाई की थी। आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। बड़ों का आदर कीजिए, औरतों का सम्मान कीजिए और माँ बाप का खास ख्याल रखिए क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।